दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों 2000 रुपए की नोट की छपाई नहीं हो रही है। जी हां, 2000 रुपए के नोट की छपाई सरकार ने अब बंद ही करा दी है। जी हां, सरकार ने सदन में बताया कि पिछले 2 सालों में 2000 रुपए के नोट एक भी छपाई नहीं की गई है। जी हां, जबकि इसकी संख्या में भारी कमी की गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद को एक लिखित जवाब में बताया कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 386 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इसकी संख्या घटकर 249 करोड़ रुपए रह गई। जय वित्त राज्य मंत्री ने जवाब में कहा कि किसी मूल्य के बैंक नोटों की छपाई का फैसला जनता की लेन देन की मांग को पूरा करने के लिए आरबीआई की सलाह पर लिया जाता है। जय उन्होंने कहा कि 2019-20 और फिर 2020-21 में 2000 रुपए के नोट की छपाई का ऑर्डर नहीं दिया गया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के कथित हमले में घायल होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को हाल ही में चोट लगी है और उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन टीएमसी शासन द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के मारे गए परिवारों की तकलीफ का क्या। जी हां, बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपने कभी भी इन लोगों की पीड़ा महसूस नहीं की। वे विधानसभा चुनाव में वोट डालने के दौरान आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हां, अमित शाह ने कहा कि हमें आशा थी कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल की राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर राजनीतिक हिंसा बढ़ गई। जी हां, बीजेपी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे दिए गए। जी हां, आपको बता दें कि ममता बनर्जी 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रचार करने के दौरान चोटिल हो गई थी। जी हां, उसके बाएं पैर, सिर और छाती में चोट लगी थी। जी हां, उन्हें करीब 48 घंटे तक अस्पताल में रहना पड़ा था। जी हां, टीएमसी ने दावा किया था कि यह एक षड्यंत्र था, हालांकि चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया। जी हां, चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था। जी हां, चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी को चोट उनके सुरक्षा प्रभारी की चूक के कारण लगी। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की अगली किस्त अब चंद दिनों के बाद ही आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी, यानी कि आ जाएगी। यह देश के 11 करोड़ 72 लाख किसान परिवार को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार है, और इंतजार क्यों ना हो जब रबी की फसल की कटाई सिर पर हो। ऐसे में आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि 20,87,164 किसानों की दिसंबर मार्च की किस्त 14 मार्च तक उनके खाते में नहीं पहुंची है। इतने किसानों की किस्त पेंडिंग है, यानी कि अभी बाकी है। ऐसे में किसानों की एक छोटी सी गलती, जैसे कि आधार नंबर की गलत फीडिंग या फिर आधार और खाते में दर्ज नाम की स्पेलिंग में अंतर, बैंक अकाउंट नंबर गलती आपको 2000 रुपए से वंचित कर रही है। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताजा आंकड़े के मुताबिक इन किसानों में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की है। केवल इन्हीं राज्यों के करीब 19 लाख किसानों की किस्त लटकी हुई है। वही लाखों किसानों का पेमेंट फेल हो गया है। अगर आपको दिसंबर मार्च की 2000 रुपए की किस्त नहीं मिल पाई है तो फिर हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रह गई हो। मसलन हो सकता है कि आपके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती हो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएगी। ऐसी गलती को आप घर बैठे दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों देश में थोक महंगाई दर बीते महीने फरवरी में बढ़कर 4.17% हो गई है। थोक महंगाई दर में इस साल जनवरी के मुकाबले दोगुनी वृद्धि हुई है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ निर्माण क्षेत्र के उत्पादकों के दाम में भी इजाफा होने से थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल फरवरी में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर 4.17% रही, जबकि पिछले साल फरवरी में थोक महंगाई दर 2.26% दर्ज की गई थी। वहीं इस साल के आरंभ से ही यानी कि शुरू से ही जनवरी के दौरान थोक महंगाई दर 2.3% दर्ज की गई। देश में थोक महंगाई दर इस साल फरवरी में बढ़कर बीते 27 महीनों की ऊंचाई पर चली गई है। देश में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं, चना, सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। जल्द ही तमाम रबी फसलों की आवक जोर पकड़ने वाली है, मगर खाने पीने की चीजों की महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि तेल के दाम में आई तेजी से महंगाई को ईंधन मिल रहा है। वैश्विक बाजार में अनाज तेल, तिलहन,
धान समेत अन्य एग्री कमोडिटी की मांग बढ़ने से इनके दाम में जोरदार तेजी आई है। कच्चे तेल के दाम में जोरदार इजाफा होने से एग्री कमोडिटी की कीमतों में तेजी को सहारा मिल रहा है। दोस्तों, रंगों के त्योहार होली पर्व को लेकर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोरोना को देखते हुए सतर्क है। जी हां, होली पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। जी हां, अनुमान है कि होली पर्व के पहले महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल में रहने वाले लोग भी वापस यहां आएंगे। जी हां, अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक योजना बनाई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों की जांच कराने के साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर बाहर से आने वालों की जांच, कंटेनमेंट जोन बनाने, इलाज की पुख्ता तैयारी रखने जैसे तमाम निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने लोगों से भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाने, बाहर से आने वालों से जांच कराने, मास्क पहनने तथा हाथ धोने से बचाने के उपाय अपनाने की अपील की गई है। दोस्तों, डाकघर के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आगामी 1 अप्रैल से कुछ नए नियम और फिर नई सुविधा शुरू हो रही है। इसके तहत ग्रामीण डाक सेवा की शाखा में निकासी की सीमा बढ़ाई गई है। जी हां, डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए नियमों के अनुसार ट्रांजैक्शन नियम अलग अलग डाकघर के खातों पर लागू होंगे। जी, ये राशि डाकघर के खाते के अनुसार अलग अलग होगी। जी, नए नियम लागू होने के बाद डाकघर के खाता धारक एक दिन में 20,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। जी, अब प्रति खाता धारक ट्रांजैक्शन की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़ा दी गई है। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को मुरैना में मीडिया कर्मी से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जाकर पत्थर से सिर मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अपने मामले में निर्णय करें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि ये दुनिया की ठेकेदारी लेने की कोशिश न करें। किसानों की बात करें तो यूनियन को भी लाभ होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के पश्चिम बंगाल जाने पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के विदाई का समय आ गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज प्रचार शुरू हो चुका है। जी हां, रविवार को सीएम ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर डाला कि वह अपनी चोट की फिक्र नहीं करते हुए राज्य में चुनाव प्रचार करेगी। जी हां, रविवार को कोलकाता में टीएमसी ने पद यात्रा का आयोजन किया। जी हां, पद यात्रा गांधी मूर्ति से हाजरा के लिए निकाली गई थी। जी हां, इस पद यात्रा में रविवार को सीएम ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर शामिल हुई। जी हां, पद यात्रा के बाद अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने कई बातों का ऐलान भी किया। जी हां, पद यात्रा के बाद ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी चोट की परवाह नहीं किया है, अपनी जिंदगी में ना कभी झुकी है और ना ही कभी झुकेगी। यह टूटे पैर से ही समूचे यानी कि पूरे बंगाल में चुनाव प्रचार करेगी, जनता के बीच व्हील चेयर पर पहुंचेगी। इस बार बंगाल में टूटे पैर से ही खेला होगा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी पर भी खूब निशाना साधा। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनता को शुक्रिया कहते हुए जीत का दावा कर डाला। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ग विशेष के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार में 37% मुसलमानों का एनकाउंटर किया गया। जी, उन्होंने कहा कि सहलदेव समाजवादी पार्टी के गठबंधन से हमारी पार्टी मजबूत होगी। इस मौके पर सहलदेव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैंने मोदी सरकार से 29 जातियों को आरक्षण देने का मामला उठाया था, लेकिन सरकार ने उन्हें आरक्षण नहीं दिया। इस कारण भाजपा से इस्तीफा दिया जाए। उसके बाद उन्होंने 9 पार्टियों को एकत्रित करके भागीदारी संयुक्त मोर्चा के नाम से नई पार्टी बनाई। जी हां, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि इस महंगाई से आम जनता भाजपा से परेशान हो गए हैं। दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई चुनावी राज्यों में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी इन चुनाव में अपना प्रदर्शन और बेहतर करती है तो फिर वह गठबंधन की पार्टियों के साथ मिलकर जीत की दहलीज तक पहुंच सकती है। असम में कांग्रेस स्थानीय दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने जितनी सीट पर चुनाव लड़ा था उनमें करीब 10% वोट का फर्क था। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच करीब 1% का ही अंतर रहा। पार्टी इस बार AIUDF के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। AIUDF को पिछले विधानसभा चुनाव में 20% वोट मिला था। दोनों पार्टियां एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने में सफल रहती है तो फिर चुनाव में तस्वीर बदल सकती है।
दोस्तों, बैंक मर्जर के बाद से कई बैंकों के चेक बुक, पासबुक और आईएफएससी कोड में बदलाव होने जा रहा है। जी 1 अप्रैल के बाद से देश के 7 बैंकों के ग्राहकों का इस पर असर पड़ेगा। जी आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2021 से कई बैंकों की पुरानी चेक बुक और आईएफएससी कोड काम नहीं करेंगे। तो फिर आप आज ही बैंक से संपर्क करके अपना नया कोड पता कर लें, जिससे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। आपको बता दूं कि देना बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और इलाहाबाद बैंक के ग्राहकों का इस पर असर देखने को मिलेगा। तो अगर आपका इन 7 बैंकों में से किसी भी बैंक में खाता है तो फिर फटाफट अपनी नई चेक बुक और फिर आईएफएससी कोड को बैंक से ले लें। दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की बात सुनने की अपील की है। जी बागपत में सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मलिक ने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए कि वे प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली से खाली हाथ जाने ना दे। जी हाँ, राज्यपाल ने दावा किया है कि सरकार किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने का यदि कानूनी गारंटी देती है तो फिर वे दिल्ली की सीमाओं पर जारी प्रदर्शन को खत्म करने में मदद करेंगे। राज्यपाल मलिक ने कहा है कि एमएसपी पर किसानों को कानूनी गारंटी दें, फिर मैं सरकार और किसानों के बीच जारी विवाद को खत्म करने में अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। दोस्तों, देश में इन दिनों फिर से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र में तो कई शहरों में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल में रात के कर्फ्यू पर विचार चल रहा है। जी इंदौर और भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। यहाँ स्कूल खोलने को लेकर बाद में फैसला लिया जाएगा। जी कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोलने के फैसले को वापस लेकर स्कूल बंद करा दिया गया है। जी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जी कोरोना महामारी के कारण देश भर के स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद थे। यह छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा है। यह देश भर में मामलों की घटती संख्या के साथ कई राज्य सरकारें ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूल को फिर से खोल रही है। कोरोना प्रोटोकॉल जैसे तापमान की स्क्रीनिंग, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना भी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल परिसरों में सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, कोरोना की अच्छी खासी मार झेलने के बाद देश में इसके टीके लगाए जाने का काम शुरू हुआ तो फिर हालात सुधरने की उम्मीद जगी। फिलहाल 60 साल की उम्र से अधिक और गंभीर रोगों वाले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इस टीकाकरण को लेकर लोगों में डर के चलते प्रक्रिया काफी धीमी है और बेहद कम लोग ही इसके लिए आ रहे हैं। जी टीकाकरण दर काफी कम होने के चलते अब दिल्ली में जिला स्तर की टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने जानकारी दी है कि ये टीमें लोगों को केंद्र के कोरोना सिस्टम के जरिए वैक्सीन स्लॉट रजिस्टर और बुक करने में मदद भी कर रहे हैं और जरूरत को देखते हुए उनके लिए आने जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में एक तरफ कच्चे तेल के भाव में तेजी है, वहीं घरेलू मार्केट में ईंधन की कीमतें लगातार 17वें दिन भी राहत देखने को मिल रही है। यह सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की कोई भी इजाफा नहीं किया है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 27 फरवरी के बाद से फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हार जीत के फैसले में वामपंथी दलों को मिलने वाले धर्मनिरपेक्षता मतों की भूमिका बेहद अहम होगी। यह कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को बंगाल में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 30% मत मिले थे। यह लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए इन वोटों को नहीं बचा पाए। यह पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तुलना विधानसभा चुनाव से नहीं किया जा सकता है। यह वे इसकी तुलना बिहार से करते हैं, जहां लोकसभा में राजद को एक सीट भी नहीं मिली है, लेकिन 1.5 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में उसने शानदार प्रदर्शन किया। जब पश्चिम बंगाल में करीब 70% आबादी हिंदुओं की है, माना जा रहा है कि इसमें से 50% के मत सीधे भाजपा की झोली में जाएंगे, लेकिन बाकी जो 50% मत है वे किसे मिलेंगे, ये एक प्रश्न है। क्या इन मतों के ज्यादातर हिस्से पर टीएमसी काबिज होगी या फिर इसका बड़ा भाग वाम कांग्रेस गठबंधन के पास चला जाएगा? सही माने में इसी पर हार जीत का सारा दारोमदार टिका हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016 के चुनाव में भाकपा को करीब 20% और 3 अन्य वाम दलों भाकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक तथा आरएसपी को करीब 6% वोट मिले थे। यह तब लेफ्ट कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 12% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। इस प्रकार पिछले चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस के वोटों की हिस्सेदारी
हिस्सेदारी करीब 38% रही, जबकि टीएमसी को 44.91% और भाजपा महज 10% मत हासिल कर पाए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में मतों का यह पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया। मुख्य वाम दल माकपा को महज 6.34% और फिर कांग्रेस को 5.67% मत मिले। दूसरे वाम दलों के मतों को भी जोड़ दिया जाए तो फिर यह कुल मिलाकर 15% से ज्यादा नहीं होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वाम कांग्रेस गठबंधन नहीं था, लेकिन वोटों में उनकी कुल हिस्सेदारी 38% से घटकर 15% पर आ गई। यह टीएमसी को 43.69% मत मिले, जो विधानसभा चुनाव से महज 1% ही कम रहा। यानी कि लोकसभा चुनाव में अपना वोट बैंक बचाने में सफल रहा टीएमसी, जिसमें लेफ्ट कांग्रेस फेल हो गए, जबकि भाजपा 10% से 40% तक पहुंच गई, यानी कि उसे 30% का फायदा हुआ। इससे साफ है कि वाम दलों और फिर कांग्रेस का सारा वोट भाजपा की तरफ चला गया। हालांकि वामपंथी नेता प्रकाश करात मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में यह स्थिति नहीं होगी। इसके कई कारण हैं। पहला, कांग्रेस के साथ गठबंधन है। दूसरा, यह लोकसभा का नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव है, जिसमें कांग्रेस वाम दल धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विकल्प पेश कर रहा है। इसलिए लोकसभा चुनाव जैसे मतदान राज्य में नहीं होगा। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण यदि चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर इसका फायदा वाम कांग्रेस को ही मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य में भाजपा और टीएमसी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। जी हां, ऐसे में धर्मनिरपेक्ष मत कांग्रेस वाम गठबंधन को जा सकते हैं। पर फुरफुरा शरीफ से गठबंधन के चलते वाम कांग्रेस गठबंधन की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए राह उतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है। दोस्तों, यूपी के उत्तरौला के बरदही बाजार में रविवार को आयोजित सभा में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वसीम रिजवी देश की सांप्रदायिकता को बढ़ा रहे हैं। यह उन्हें ज्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं है। यह कुरान के बारे में गलत सोच रखने वाले बेइज्जत होंगे, जिसे दुनिया देखेगी। यह एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ओम प्रकाश राज्य भर को यूपी का मुख्यमंत्री बनना होगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा अधिकारों को पाने के लिए अपने तबके के लीडर को चुनेंगे। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग मिलकर देश के तकदीर बदल सकते हैं। ओवैसी ने कहा है कि पिछले 4 सालों से सूबे में योगी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। एक ही वर्ग की बात करते हैं। भारत के संविधान की हिफाजत का शपथ लेने वाले योगी सेक्युलरिज्म को विश्व मंचों पर गलत साबित करने पर तुले हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।